ना जाने कितने सेमिनार्स और वेबिनार्स मैं दे चुका हूं और हर एक सेमिनार वेबिनार में से एक क्वेश्चन मेरे पास आता है जिसका मैं आंसर आपके पास लेके आया हूं। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये कहता है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करें। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी नहीं आती, हमें मनी मैनेजमेंट करनी नहीं आती, हम जो भी कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, लास्ट में कुछ बचता नहीं है, सेविंग कुछ होती नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने लायक बचते नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करें? फाइनेंस तो हमारे सर पे घूम रहा है सर, पैसा तो हमारी हाथ की लकीरों में नहीं है, पैसा तो हमारी किस्मत में नहीं है। ये पैसा तो सर बहुत बड़ा शब्द लगता है, ये लाख 2 लाख 5 लाख बड़े बड़े शब्द लगते हैं। मैं आपको मनी मैनेजमेंट की बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स आज सिखाऊंगा। मैंने 5 पॉइंट्स में, 5 टुकड़ों में मनी मैनेजमेंट को तोड़ दिया है। मैं आपको इन 5 पॉइंट्स के थ्रू पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा। मतलब अगर आपने 10,000 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक पढ़ ली और ये 5 पॉइंट सुन लिए, समझ लो दोनों चीजें बराबर हैं। वो 10,000 बुक में से अगर एक मेन निचोड़ में निकाल के अगर आपके आगे रखूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आम रेगुलर लाइफ में किस तरीके से, ये रेगुलर लाइफ जो आपकी होती है उसमें किस तरीके से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है, वो सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। मैक्सिमम 5 पॉइंट्स आपकी 10,000 किताबें, 15,000 किताबें, 20,000 किताबें आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कवर हो गई समझो। मैं हूं निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। Here we go for one more mission. Let's go. Number 1, track your spending. आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं पहले उसको ट्रैक करना शुरू करें। कई बार हमें आइडिया ही नहीं होता कि हमारा मेजर पैसा खर्च कहाँ हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कहाँ निकल जाती है, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कहाँ निकल जाते हैं, और इन्वेस्टर हैं तो किस जगह पे आपके रिटर्न्स निकल जाते हैं आपको आइडिया ही नहीं होता। बेसिकली आपका जो पैसा आपके हाथ में आता है, जो भी आपका इनकम सोर्स है, वहाँ से जो भी पैसा आपको मिलता है वो कहाँ खर्च हो जाता है उसका आइडिया ही नहीं होता। महीना बीत जाता है, महीने के एंड में देखते हो यार एंड में कुछ बचा ही नहीं हुआ, लेकिन सारा पैसा खर्च हो गया और समझ नहीं आ रहा खर्च कहाँ पे हो रहा है। एक काम करो, आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना शुरू कर दो कि मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँगा आज पूरे दिन में, उसको मैं कहीं लिख लूँगा। किसी ऐप में लिख सकता हूँ, एक्सेल में लिख सकता हूँ, अपनी एक रजिस्टर में लिख सकता हूँ, नोटबुक में लिख सकता हूँ, कहीं पर भी जहाँ आपको समझ में आ जाए, आपके खुद के नोट्स हैं, आप उसको लिखना शुरू कर दें। आज पूरे दिन में जो खर्च किया वो लिखा, पूरे हफ्ते में जो खर्च किया वो लिखा, पूरे महीने में जो खर्च किया वो लिखा। उसके बाद समझें बात को कि इसमें से अननेसेसरी खर्चा कितना है। ट्रस्ट मी, जब आप निकालोगे ना रिपोर्ट तो कम से कम 30-40% आराम से आपको अननेसेसरी खर्चा मिल जाएगा, जिसको आप चाहो तो कट डाउन कर सकते हो, और कम से कम 60-70% उसमें से तो कट डाउन हो ही सकता है। इसका मतलब आपकी सेविंग आराम से की जा सकती है कुछ फालतू के खर्चों को हटाने के बाद। नंबर 2, क्रिएट रियलिस्टिक मंथली बजट। आप एक काम कर सकते हो, आपको कुछ तो आइडिया होता ही है कि कुछ हमारे ज़रूरी खर्चे हैं जो मंथ में होते ही होते हैं, जिसको हम कट डाउन कर ही नहीं सकते। तो डू वन थिंग, आप जिस भी मंथ की लास्ट डेट पे बैठे हो, कमिंग मंथ के लिए आप एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, रियलिस्टिक बजट बनाओ कि एक काम करते हैं, इतना खर्च तो हमारा हो ही जाना है, मतलब ये हमारे एक्सपेंस तो होने ही होने हैं, मतलब ये चीज़ होनी ही होनी है, मतलब मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होना ही होना है, मेरा ये खाने का एक्सपेंस हो ही जाता है, मेरा कपड़ों का मान लो एक जोड़ी भी मैं कपड़ा मैं एवरेजली महीने में खरीदता हूँ तो वो मेरा खर्चा हो ही जाता है। तो जो टोटल खर्चे हैं, जो रियलिस्टिक बजट है आपके, वो आप बना डालो। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही है, मतलब इतना खर्चा तो होना ही होना है। तो उसके बाद जो बचेगा, टोटल इनकम मेरे इतना खर्चा होने के बाद, वो मेरी सेविंग्स होने वाली हैं। अब उसमें से मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहाँ कहाँ कितना स्पेंड करूंगा, जिसको मैं ज़रूरी समझूंगा और जिसको मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा। मतलब मैं आराम से कैश फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो, इसको टुकड़ों में तोड़कर समझ सकता हूं कि हर मंथ मेरा पैसा किधर खर्च हो रहा है, कहां कर रहा हूं, कहां करना चाहता हूं, कहां नहीं करना चाहता हूं, कहां से तोड़ के बचाना है, कहां पर बचाना जरूरी नहीं है या कहां पर बचा भी नहीं सकता। इस सब आपको टुकड़ों में टूटा हुआ अलग अलग बाइफरकेटेड हिस्सों में मिलेगा, जिससे आप आराम से अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। नंबर 3, कट बैक रिकरिंग चार्जेस। जो आपके चार्जेस आ रहे हैं, आने वाले हैं, जिनको आप कट बैक कर सकते हो उनको कर दो। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो, देखो वैसे तो आपको क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हो तो वो उसका जो बिल है वो टाइम से पे कर दो, नहीं तो रिकरिंग चार्जेस आ जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट लगता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 10-15-20 दिन भी लेट किया तो कितना अच्छा खासा इंटरेस्ट लग चुका है। वो आपके लिए रिकरिंग चार्जेस है। हर बार क्रेडिट कार्ड के बिल पे आपका रिकरिंग इंटरेस्ट आएगा, आपके सर पे पड़ेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, टाइम पर बिल पे करने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, अपना बजट तो पहले से ही बना के रख लीजिएगा। और कई बार हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जो ज़रूरी नहीं होता, किसी मोबाइल ऐप की, किसी वेबसाइट की, या किसी प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन हमने ले रखी है, OTT प्लेटफॉर्म की ले रखी है। कई बार इतनी सारी सर्विस ले चुके हैं हम लोग तो उन सर्विसेज को यूज़ भी नहीं करते। कई बार ऐसी जगह की मेंबरशिप ले लेते हैं जो मेंबरशिप को हम यूज़ भी नहीं करते। तो इस तरह की मेंबरशिप सर्विसेज जो आपके रिकरिंग चार्जेस है उनको कंट्रोल
कंट्रोल करें। आजकल लोग पूरे साल की फीस दे देते हैं जाके जिम में, मतलब जिम में जाएंगे पूरे साल की फीस पकड़ा देंगे, उसके बाद जाएंगे 15 दिन 20 दिन पूरा महीना, बस उसके बाद पूरे साल नहीं जाएंगे। इस तरह के चार्जेस को, इमोशनल खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत सारी आपकी सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप, इस तरह के ये इमोशनल खर्चे, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट, ये सब आपके सर पे आके पड़ रहे हैं और आपको इस बोझ के तले आप दबते जा रहे हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई कीजिए, इसको बजट में तोड़िए और देखिए इनमें से क्या क्या कट डाउन किया जा सकता है। नंबर 4, अनयूजुअल बिग परचेजेस। इसका मतलब क्या है? आप इस तरह के परचेज भी करते हो जो आपके लिए अनयूजुअल है, मतलब जो आप रेगुलर लाइफ में नहीं करते हो। जैसे आप आईफोन ले आते हो, आप कार ले आते हो, आप बाइक ले आते हो, आप बहुत महंगे ब्रांडेड कपड़े ले आते हो, ब्रांडेड शूज़, 10,000 के शूज़ ले लिए, कोई एक कैमरा ले आए जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। ये आपके अनयूजुअल खर्चे होते हैं, मतलब जो आप रेगुलर लाइफ में नहीं करते, जो आप कभी कभी करते हो सकता है साल में एक बार करते हो सकता है 2 साल में एक बार करते हो, ये ऐसे खर्चे होते हैं। देखो, इस खर्चे को करने को मैं मना नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो इस खर्चे को रोक के रखने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी कई बार पूरे साल की इनकम भी ले जाता है, 6 महीने की इनकम ले जाता है, 3 महीने की इनकम ले जाता है और आपको आइडिया भी नहीं होता। चलो, अगर आपको लगता है नहीं आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है, आप नहीं इसके बिना रह सकते, तो ले लो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कम से कम खुद की सेविंग से इसको लो, या अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसके रिटर्न से लो, मतलब एक्स्ट्रा इनकम से लो या सेविंग से लो, लेकिन कभी भी इसको उधार पे परचेज ना करें। लोग क्या करते हैं, एक कार लेनी है, 8 लाख रुपए की कार है, ईएमआई करी, ले आए, उसके बाद उसकी ईएमआई चल रही है और आप पूरे साल की सैलरी उसकी ईएमआई भरने में जा रही है। 5-5 साल तक ऐसा हो रहा है। लोग आईफोन ले आते हैं 1.5 लाख रुपए का, अब क्या हो रहा है उनके साथ, उन्होंने उधार पे ईएमआई पे फोन ले लिया है, अब पूरे साल की सैलरी उसको भरने में जा रही है, मतलब इतनी सी भी सेविंग नहीं बच रही है। इससे बेटर तो ये होता कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होती उसी अमाउंट की, तो आपके पास रिटर्न आ रहे होते, उस रिटर्न से आप उस कार या उस मोबाइल को ले सकते थे, या एटलीस्ट सेविंग करके आराम से रुक कर ले सकते थे अगर आपको बहुत जल्दी नहीं थी तो। नहीं तो बाद में तो क्या होगा, ईएमआई के बोझ तले दब जाओगे, अल्टीमेटली कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर एक कर्जदार बन के जियोगे, एक कर्जदार रहोगे कि हाँ मुझे कर्जा देना है, बस हर महीने के एंड में मुझे कर्जा देना कंपलसरी हो गया है। लास्ट, स्टार्ट एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आप एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं। पहली बात तो ये सोचें कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरी इनकम कितनी है। हर पर्सन अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट कर पाएगा, ये बहुत ऑब्वियस है। देखो, मैं आपको एक मूल मंत्र दे देता हूं, आप एक आइडिया यूज कर लो। आपकी टोटल जितनी भी इनकम आएगी उसके अंदर से एटलीस्ट 10%, 15% आप आराम से इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, हर महीने वो सेव करके 15% आराम से अपनी इनकम में से निकाल के उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप सिचुएशनली आप खुद देख लीजिएगा कितना आप निकाल पाओगे, राइट। आप 10-15% निकालते हो, अब इसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ आपका इंटरेस्ट किधर है? क्या कॉमोडिटी मार्केट में है, क्या स्टॉक मार्केट में है, क्या स्टार्टअप में है, क्या गोल्ड में है, क्या रियल एस्टेट में है? आपका इंटरेस्ट किधर है? जहां भी आपका इंटरेस्ट है वहां पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा और एडवाइसेस लेके और सजेशन लेके और कंसल्टेंसी लेके वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा, एक सावधानी जरूर बरतें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें। एक चीज को ध्यान में रख के करें कि लॉस भी हो सकता है, इसलिए उतना ही इन्वेस्ट करें जिसके डूबने पर भी आपको उतना दर्द ना हो कि जाके सुसाइड कर लो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उतना ही इन्वेस्ट करना है कि अगर वो डूब भी जाता है तो आपको सिर्फ उतना दर्द होगा कि हाँ यार मेरा थोड़ा लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। समझ रहे हो आप? जिसको आप हैंडल कर सको। और अगर बहुत बड़ा लॉस हो भी जाता है तो भी कम बैक करो। इट्स ओके टू हैव लॉस। अगर हो जाता है तो जिंदगी का ये भी एक हिस्सा है। लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करो, एक्सपर्ट की एडवाइस लो, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है उससे पूछ लो, सीख लो, थोड़ा रुक कर सीख कर आजमा के छोटी इन्वेस्टमेंट करके फिर प्रैक्टिकल होकर फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट करो। यानी कि टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, छोटी, उससे बड़ी, सीख कर, लर्न करके, एडवाइस लेके, कंसल्टेंसी लेके आराम से, इत्मीनान से पैसा मल्टीप्लाई किया जा सकता है। बस सही तरीका आना चाहिए, सही टाइमिंग होनी चाहिए और एक सही परसेंटेज आपकी इनकम में से होनी चाहिए। ये थे 5 गेम प्लान जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी मनी को, फाइनेंस को मैनेजमेंट कर सकते हो, आराम से मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको और सीखना है, और ज़्यादा सीखना है, प्रीमियम लेवल पे सीखना है। आपको ये सीखना है कि अपने पैसे को 25x कैसे करें, 25 गुना कैसे करें। तो भैया बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ चुकी हैं, बस आपकी कॉल बची है। आपने वीडियो तो बहुत सारी देख ली है लेकिन कॉल एक बार भी नहीं की है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको राइट नाउ डायल करें। आपकी कॉल का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी टीम आपकी कॉल उठाएगी और आपको बताएगी किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ग्रो 25x।